नमस्कार। न्यूज़ प्लस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ कुमार सिन्हा, जो रिसर्च सेल के वाइस चेयरमैन हैं। आपका स्वागत है सौरभ जी हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, अभी जो कोरोना का संक्रमण बिहार में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है और ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव कराने की बातचीत हो रही है, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है, इस पे जरा आप प्रकाश डालें। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ WHO के अलावा प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बार बार कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा। और ये जनता को भी तय करना जरूरी है कि क्या इस तरह की सरकार जो जनता के विषय में बिल्कुल नहीं सोचती है, उन्हें क्या सत्ता में रहना चाहिए। जहाँ तक विपक्ष की सवाल है, विपक्षी पार्टियों की सवाल है, तो हम लोगों ने चुनाव आयोग को, उसके साथ साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार को भी कहा है, चुनाव में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। आप चुनाव कुछ महीने बाद भी करवा सकते हैं। पहले स्वास्थ्य इस प्रदेश के जनता की बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम चुनाव में जा सकते हैं। और कोरोना संक्रमण ऐसे फैल रहा है जैसे कि टिड्डी दल हमला करता है। बिल्कुल। तो ये तो चुनाव आयोग को भी तय करना होगा कि किस तरीके से वो सेफ्टी मेजर्स लेकर के ये चुनाव करवाते हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए भी तैयार है और संक्रमण काल के बाद के चुनाव के लिए भी तैयार है। ये चुनौती चुनाव आयोग की है कि वो किस तरह से चुनाव करवाती है और लोगों को सुरक्षा के साथ चुनाव करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बिहार का जो नीतीश जी का सरकार है, तो उनकी सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लगता है कि वो चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता हो गई है। वो लग रहा है कि जैसे अगर इस टाइम में चुनाव नहीं होता है तो उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा या क्या पड़ेगा, तो सारा फोकस उनके नेताओं का भी ये है कि चुनाव हो ही जाए। जबकि जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है अपने बिहार में भी, मजदूरों का जो प्लान हुआ था बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से, उससे पहले अपने यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत नगण्य थी, 1500 की संख्या में जी। और जैसे जैसे उन लोगों का आना शुरू हुआ और वो अपने अपने प्रदेश में अपने अपने घर लौटे, राजधानी आ करके, उसके हिसाब से एकदम फैलना शुरू हुई। आज देखिए 17,000, 18,000 इस तरह की संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है और दिन प्रतिदिन हर दिन 200, 400, 500 की संख्या बढ़ रही है जो है ना। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना ये तो कहीं से भी न्याय संगत नहीं लग रहा है जो है ना। आपकी जो पार्टी है अगर उस पर उस तरह की चीज़ ये कर रही है तो बहुत अच्छी बात है जो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि विगत दिनों में बिहार में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है, कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता कम हुई जी। अगर आपको याद होगा तो करीबन 2012 की बात है जी, जब अन्ना हजारे को आगे कर एक नकली मूवमेंट तैयार किया गया इस देश में। बीजेपी ने लाखों हजारों करोड़ों रुपया खर्च किए सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को बदनाम करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। आज इस देश की परिस्थिति किसी भी विषय पे, चाहे आप टूरिज्म पे ले लीजिए, अर्थशास्त्र पे ले लीजिए, कोरोना जैसी बीमारी पे ले लीजिए, सरकार का जो एक्ट है वो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखाने की बात हुई थी चुनाव के पहले, आज लाल आंखें क्या, वो अपने मन की बात के भाषण में चीन का नाम तक नहीं लिया। वो छोड़िए, जब वो सरहद पे गए तो सरहद पे भी उन्होंने चीन की कहीं नाम नहीं लिया। भाषण जरूर दिया लेकिन चीन का कहीं नाम नहीं लिया गया। तो एक प्रोपेगेंडा के तहत पूरे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि आपके सामने ये फैक्ट्स है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला से लेके जितने भी घोटाला कांग्रेस के मत्थे मढ़े गए थे, उन सारे घोटाले में मनमोहन सिंह जी पाक साफ निकले। हमारा कोई भी मंत्री उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये भी सच पाया गया। आप पी चिदम्बरम को लेकर के आप बहुत सारी ईडी का जांच या बहुत तरह की जांचें आपने बैठाई, लेकिन उन जांचों में भी कुछ नहीं निकला आपको। अंततः क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप केस क्लोज हो रहा है।
तो ये स्पष्ट तौर पे है कि इस पार्टी की पॉपुलैरिटी कहीं से कम नहीं हुई है। और 70 सालों के शासन में एक एंटी इंकम्बेंसी तो आती ही है, हर पार्टी के साथ आती है। 50 साल में हमने शासन दिया। आप ही को एक चीज़ है कि अगर आप ही को हम डेली दाल भात खाने के लिए दे, जो कि शरीर के लिए पौष्टिक है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं आज कुछ हट के खाया जाए। तो 6 सालों से जो यहाँ की जनता है वो कुछ हट के खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खाना जब पेट में जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये खाना बिल्कुल सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए। सौरभ जी, यहाँ पे हम टोकना चाहेंगे आपको कि अगर लोकप्रियता कांग्रेस से कम नहीं हुई है तो फिर इतने कम सीट क्यों आ रहे हैं चुनाव में? 2-3 चीज़ें कि हम उनके जैसा जुमले पे सरकार नहीं चलाते हैं जी। जुमला एक बार चल गया, 2 बार चल गया, आने वाले समय में जो है आपको ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि ये सरकार जुमला से और कितने दिन तक सरकार चला सकती है। यही कारण है कि आज नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, इस कोरोना काल में भी लगातार अपने पैसे के दम पे डिजिटल माध्यमों से तरह तरह का इवेंट करके वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव हो जाए, जनता तक उनकी जो रसद नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन उन्होंने घोषणा किया भाई कि 86 करोड़ लोगों तक उन्होंने रसद पहुंचाया। जब लोग पलायन कर रहे थे उस पर पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आया कि भाई हमने तो ट्रेन को पहले सब कुछ ढंग से किया, उसके बाद हमने ट्रेन छोड़ा। तो ये तो आप पब्लिक को समझा सकते थे ना, लेकिन नहीं, आज भी जुमला के माध्यम से और तरह तरह के प्रोपेगेंडा के माध्यम से वो चाहते हैं कि पब्लिक को हम गुमराह करें और गुमराह करके हम जल्दी से वोट ले लें। यही कारण है कि आज भी ये पार्टियां सत्ता में बनी हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में ये तख्ता पलट होगा। लेकिन क्या है ना कि जिस तरह का माहौल हमारे आसपास होता है, अगर सामने वाले पार्टी या सामने वाले लोग अगर अपना स्टैंड दूसरे तरह का कर रहे हैं तो हमको भी तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी ना। तो फिर आपकी पार्टी उस तरह की तैयारियां क्यों नहीं कर रही है जिस तरह का? यही दुर्भाग्य है जी। आपसे मैं पूछता हूं कि जो पार्टी 50 साल सत्ता में रही, इनके हिसाब से हमारी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी इस देश की रही, उस पार्टी के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो बड़ा बड़ा डिजिटल कैंपेन करवा पाए। जो पार्टी की जन्म ही हुई 25 या 30 साल हुए हैं, जो पार्टी मुश्किल से 10 साल से सत्ता या 12 साल से सत्ता भोगी है, सत्ता का सुख भोगी है, उस पार्टी के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि इतने बड़े बड़े डिजिटल कैंपेन को चला रही है? ये तो आप मीडिया बंधुओं को सवाल पूछना चाहिए कि भाई 50 साल वाली पार्टी की स्थिति ये है कि वो ढंग से अपने कार्यालय का रंग रोगन नहीं करवा सकते हैं, और आप पूरे देश में एक जैसा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसा हर जगह ब्लॉक ऑफिस और जिला कार्यालय खोज रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये बताएगी भाजपा कि वो अगर भ्रष्ट पार्टी नहीं है तो कहां से इनके पास इतना पैसा है? जबकि कांग्रेस के पास जो भी संसाधन हमारे पास है, चाहे कहीं भी बिल्डिंग है, ब्लॉक में भी या जिला में भी, उन सभी बिल्डिंगों को लोगों ने स्वेच्छा से दान किया है। हमने कहीं कुछ नहीं बनाया, लोगों ने स्वेच्छा से दान किया और लोगों ने खुद उसको बनाया। जबकि ये पार्टी जो 12 साल से सत्ता में इतनी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो ये तो आप लोग को पूछना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चला रहा है? उसमें बदलाव, जैसे और भी पार्टियों में देखिए कि जो नीचे तबके से जो लोग जाते हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, जिसके अंदर टैलेंट होता है, उसको पार्टी अपना नेतृत्व करने के लिए देती है। आपके पार्टी में उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है? आपके पार्टी में शुरू से वही चला रहा है कि बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये परंपरा चला रहा है। तो हमको लगता है ये कहीं ना कहीं टूटना चाहिए, जो है ना, अगर पार्टी की अच्छी स्थिति देश में बनानी है तो। रविंद्र जी, मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है कि आप शायद हमारे पार्टी का इतिहास नहीं जानते हैं, और भाजपा ने भ्रमित करके लोगों को हमेशा भ्रम में रखा है। हमारी पार्टी का इतिहास 135 साल से भी ज़्यादा पुराना है। हमारी पार्टी में महामना जैसे लोग भी अध्यक्ष रहे हैं, महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष रहे, नेहरू अध्यक्ष रहे। उनके अलावा भी कई महान विभूतियाँ इस देश की उस पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो क्या ये एक दूसरे के बाप बेटे या माँ बेटे हैं? नहीं, आप मेरी बात को पूरा सुनिए। ठीक। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि राजीव गांधी के बाद, पीवी नरसिम्हा राव के बाद बेसिकली चीज़ें जो है हमारे यहाँ सोनिया जी काफ़ी लंबे समय तक अध्यक्ष रही, उसके राहुल जी अध्यक्ष रहे और फिर सोनिया जी अध्यक्ष रही। तो ये कार्यकर्ताओं का दबाव है,
कार्यकर्ताओं ने देखा कि किस तरीके से 90 के बाद हमारा शासन जो है वो गया और भाजपा यहाँ सत्ता पे काबिज हुई, और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किस तरह से कांग्रेस ने वापसी की और 10 सालों तक इस देश में शासन चलाया यूपीए के माध्यम से। तो ये तो कार्यकर्ताओं का दबाव है पार्टी के ऊपर में, जिसके वजह से आज भी मतलब मैडम बनी हुई हैं वहाँ पर अध्यक्षा। उसके राहुल जी को अब कार्यकर्ता ही इतना उत्साहित थे। आज हमारा डिजिटल मेंबरशिप शुरू हुआ है। कोई भी पार्टी इतना पारदर्शी सिस्टम मेंबरशिप का नहीं ला सकती है। हर पार्टी मिस कॉल ड्राइव पे चलती है, लेकिन हमारा पार्टी डिजिटल सदस्यता अभियान लेके आया है, जो कि सीधे सीधे आप मेंबर बनाइए और आपको पार्टी पुरस्कृत करेगी। और वहां पर यह भी है कि हमारे मेंबर्स जो है उनसे भी वोट मांगा जाता है, ये पूछा जाता है कि आप किनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो उसमें डेलीगेट्स है, आईसीसी मेंबर है, वो तय करते हैं भाई कि हम सोनिया जी को और राहुल जी को बनाना चाहते हैं। टोटली फेडरल सिस्टम पे हमारा पार्टी चलता है। हम इस चीज का प्रचार प्रसार नहीं करते। आपको एक दृश्य में याद दिलाना चाहूंगा, जिस दिन दूसरी बार जब बने प्रधानमंत्री हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा को किस तरह से धकेला गया अमित शाह के द्वारा, जबकि अमित शाह उस समय अध्यक्ष नहीं थे, और किस तरह से उनको हटाया गया कैमरे के सामने से। ये साफ दर्शाता है कि बाहर लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटने वाली ये पार्टी अंदर से पूरी तरह से खोखली है और वहां किसी तरह का लोकतंत्र नहीं है। आडवाणी बढ़ाते हैं अपने साथी को, अपने जो उनके क्या बोलते हैं शिक्षक आडवाणी, और उनके जो फॉलोअर है आपके मोदी जी, उनको उन्होंने बढ़ाया। उसी तरह से और भी उस पार्टी में रहा है। तो ऐसा नहीं, ये तो देखने वाली बात है ना। आपको देखने का एक व्यू आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस पार्टी में 135 साल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल जी ही और उसी परिवार के लोग अध्यक्ष हैं। सौरभ जी, एक और बात है कि अभी जो नेतृत्व है, अभी बीच में आप लोग का मीटिंग सेटिंग भी वहाँ सोनिया जी के नेतृत्व में हुआ, उसको अन्य लोगों को देने का भी ये हो रहा था, लेकिन लास्टली फिर घूम फिर कर फिर चला गया उन्हीं के पास। तो अभी तो सोनिया जी अंतरिम अध्यक्षा है जी, अंतरिम अध्यक्षा है। हमारे यहाँ अभी कोई परमानेंट अध्यक्ष पार्टी का नहीं है। और राहुल जी ने पहले भी बोला था कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, आप पार्टी के बाहर मतलब पार्टी में ही कोई युवा को नेतृत्व प्रदान कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बताया जाए सौरभ जी, तो क्यों नहीं इतने सारे कांग्रेस में इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है ना, उनको नेतृत्व क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, पहले एक सिस्टम समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ पार्टी डेलीगेट्स होते हैं और एआईसीसी मेंबर होते हैं, जो बूथ कमेटियों के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा। और वो वोट करते हैं आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो हमारा डिजिटल मेंबरशिप अभी जस्ट शुरू हुआ है। जब वो कंप्लीट होगा तो फिर हमारे यहाँ इंटरनल वोटिंग होगा, जिसके जरिए ये चुने जाएंगे। अब जब सारे डेलीगेट और एआईसीसी मेंबर जो है वो लिखित में ये दे रहे हैं कि मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर छोड़ता हूं कि वो किनको अध्यक्ष बनाते हैं। राहुल जी जब नॉमिनेशन डाल रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई नॉमिनेशन नहीं आता है पार्टी के अंदर में, तो आप ये बताइए कि उसमें राहुल जी की गलती क्या है? हमारे यहाँ यंग टैलेंटेड लोग हैं, उनको आगे खुद आगे बढ़ के उनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना चाहिए। इसमें गलत कहाँ है? कोई परंपरा गलत नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन चीजों को भ्रामक तौर पे लोगों के सामने रखा गया है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि दुष्प्रचार के माध्यम से हम पे ये आरोप लगाया जाता है कि आपके यहाँ एक ही परिवार, ये एक ही व्यक्ति जो है लगातार पार्टी की सत्ता पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं सौरभ जी, आपका जो बिहार में अभी चुनाव होने जा रहा है, तो क्या ये अभी आरजेडी के साथ आप लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे अभी विधानसभा चुनाव? देखिए, अभी ये क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी का विषय है, इस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। कारण ये है कि अभी प्रोसेस चल रहा है गठबंधन को लेके। कुछ चीज़ें क्लियर हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो हम लोग उसके सही व्यक्ति नहीं हैं जो जिसके ऊपर में हम लोग प्रकाश डाल सके कि हम किसके साथ लड़ने जा रहे हैं। हो सकता है पार्टी स्वयं अकेले भी लड़ सकती है या महागठबंधन बना के भी लड़ सकती है। तो इसके सही इस सवाल का सही जवाब आपको केंद्रीय नेतृत्व या शक्ति सिंह गोहिल जी ही दे सकते हैं, उनसे मिल सकता है। चलिए ठीक है। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जी, उसमें आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? अपने आप को उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं क्या? देखिए, हम लोग पार्टी के एक वर्कर हैं
पार्टी जो भी काम सौंपती है, चाहे वो लोकसभा पर्यवेक्षक का काम हो या और भी काम हो, हम लोग उसको तत्परता से करते हैं। अब पार्टी को अगर लगेगा कि आने वाले चुनाव में जिस रोल में मुझे देखना चाहती है, चाहे वो कैंडिडेट का रोल हो, चाहे कोई और रोल हो, तो वो सहज स्वीकार होगा। अगर पार्टी को लगेगा कि ये बंदा लड़ सकता है चुनाव, तो जरूर मैं जाके लड़ूंगा। और पार्टी को लगेगा कि नहीं, इनको नहीं लड़ाना है, इनको संगठन में अच्छे प्रभार देना है, या इनको किसी के को चुनाव लड़वाने के लिए भेजना है, तो वो भी स्वीकार है। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे बिहार में जो चुनाव होता है, आपको पता है कि जातीय समीकरण का बड़ा खेला होता है यहाँ पर, जो है ना। तो सभी पार्टियों का अपना अपना एक आंकड़ा है कि ये पार्टी है तो हमारे इतने इस पार्टी के लोग, इस जाति के लोग हमारे समर्थक हैं, जो है ना। तो आप कहाँ पा रहे हैं, कांग्रेस कहाँ पा रही है अपने आप को ऐसी स्थिति में? देखिए, फिर वही भ्रामक सवाल है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भ्रामक। कांग्रेस हमेशा से जमात की पार्टी रही है, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा विश्वास करती है एक बड़े समूह पे। अगर हम जात की पार्टी होते तो हम जात में सिमट के रह जाते जी। लेकिन हम कभी भी जात की पार्टी नहीं रहे हैं। हमारे को जब बीजेपी बोलती है ये बात कि उनके कैडर वोटर हैं, फलाना जात उनके कैडर वोटर हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो जात वाली पार्टी है, जात की राजनीति करती है। हम हमेशा जमात की राजनीति करते हैं और संविधान को हम सर्वोपरि मानते हैं। जब संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि आप निष्पक्ष रहें, आप किसी जाति वर्ग समूह में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम उसकी राजनीति करते हैं। जब आप जात की बात करते हैं और जब जात की बातें करती है, जातीय पार्टी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने उस जात को छोड़कर बाकी सभी जातियों से भेदभाव कीजिएगा। तभी तो वो अपना समीकरण ढूंढते हैं कि फलाना अगर यादव को हम बनाते हैं प्रभारी और अध्यक्ष बनाते हैं, इसको तो हम उस पर्टिकुलर जात का हम वोट ले सके, ये जाति जो है हमारा कैडर वोटर है। यहाँ बिहार में है वो चीज़, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं? पार्टी हमारी पिछड़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज जातीय राजनीति बिहार पे हावी हो गई है। अगर हम जमात की राजनीति, जिस दिन यहाँ की नागरिक इस चीज को समझ ले कि जात की राजनीति से कुछ नहीं होगा, जमात की जब तक राजनीति करने वाली पार्टी को आप नहीं तो आगे लाइएगा, उस चीज को कौन हमारे समाज के लोगों तक, बिहार के लोगों तक कौन पहुंचाएगा? शायद हम नहीं अपनी बातें वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं इस चीज को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि शायद इनके जुमले को, इनके प्रोपेगेंडो को तोड़ने में हम नाकाम रहे हैं, इस वजह से हम सत्ता से बाहर तो आपकी इतनी पुरानी पार्टी है जी, और आपके कार्यकर्ता देश के छोटे छोटे हिस्से में, गांव से लेकर के कस्बे तक, प्रखंड तक, सब जगह आपके कार्यकर्ता हैं, तो फिर आपको अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है? देखिए, 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे पास वैसा आईटी सेल नहीं है जहां पर हर किसी को पैसे दिए जा रहे हों। हर कार्यकर्ता अपने हिसाब से मेहनत करता है। दूसरी चीज़ है कि एक झूठ को अगर 1000 बार या 100 बार बोला जाए, ये फैक्ट भी है, तो वो झूठ आदमी को सच नहीं लगने लगता है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे हम कुछ बेहतर हो रहे हैं और ये आने वाले चुनाव के परिणाम में भी आपको दिखेगा। आप पिछली बार देख लीजिए, 2010 में हम मात्र 4 सीटों पे थे, लेकिन वहाँ से हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया 2015 के चुनाव में, जहां पर हमने सिर्फ 41 सीटें लड़ी और 27 सीटें पे जीत हासिल हुए। ये 50% से ज़्यादा का रेशियो है। तो आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे इस प्रदेश में। लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस ही उनके लिए बेहतर विकल्प है इस प्रदेश में और देश में। और जहाँ तक देश की बात रही, तो देश में तो मैंने बोला कि एक प्रोपेगेंडा के तहत इस पार्टी को सिर्फ बदनाम किया गया। इस पार्टी को बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए और आज ये सरकारें उन कंपनियों को तरह तरह का बेनिफिट देके, चाहे कोल माइंस हो, चाहे इंश्योरेंस को 100% FDI लाना हो, किसी न किसी माध्यम से उन्हें पैसा लौटा रही है। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताइए सौरभ जी, राजनीति में शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे हमारे जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उसका एक मापदंड नहीं है कि हमारे जो उम्मीदवार हों उनका एक पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या नहीं है, उसका भी तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग और MBA
करके जी, इस जी। पार्टी में हूँ। तो शिक्षा आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर करेगा, बेहतर कर पाएंगे जी। और मैं अपना परिचय इसलिए दिया कि मेरे जैसे जैसे लाखों कार्यकर्ता पार्टी के अंदर में ऐसे हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और हमारे पढ़े लिखे की जमात है, हमारे अनपढ़ों की जमात नहीं है जो देश को लीड करना चाहती है या प्रदेश को लीड करना चाहती है। आप इस चीज़ का उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के नेतृत्व में हमने IIT बनाया, एम्स बनाया, उसके जैसे हजारों संस्थानों का स्थापना इस देश में हुआ ताकि लोग शिक्षित हों। धीरे धीरे हम लोग ने स्कूल्स को बढ़ाया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, हमारा यहाँ रिसोर्सेस कम था, लेकिन कम से कम हमने हर ब्लॉक में हाई स्कूल और इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की थी। लेकिन इस समय जो है स्थितियाँ शिक्षा को लेकर के प्रदेश में हो या देश में हो, अब धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज की तरफ सरकारें अपने फंड्स को मोड़ रही हैं। अभिभावकों को ये छूट नहीं दिया जा रहा है कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। कारण क्या है कि सरकार अपने पैसे जो है वो स्कूल के शिक्षा पे कम खर्च कर रहे हैं, जिसके वजह से वहाँ संसाधन की कमी है। हर गरीब से गरीब आदमी चाह रहा है आज के डेट में कि मेरा बच्चा कुछ अच्छे स्कूल में पढ़े। तो ये एक तरह की आप देख लीजिए कि कब से ये प्राइवेटाइजेशन, वाजपेयी जी की सत्ता के समय से आपके इस देश में एक प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ स्कूल शिक्षा में, और ये जब तक शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन होगा शिक्षा बेहतर नहीं हो सकती है। क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल आप अगर उठा के देखिएगा, इस प्रदेश की मैं बात करता हूँ, आप बड़े बड़े, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी बड़े स्कूल्स हैं उनके कहीं ना कहीं उनके लोग आज भाजपा में और जदयू में अच्छे पदों पे हैं। तो ये किनको फ़ायदा दिलवाया जा रहा है? ये अपने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को फ़ायदा दिलवा रहे हैं जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खोल के यहाँ बैठे हुए हैं। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा यहाँ के लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने शुरू से शिक्षा को फ्री माना है। ये सरकार की जिम्मेवारी है स्वास्थ्य और शिक्षा पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट देना। अगर हम वो देने में सफल नहीं हुए, इसका मतलब हमारी सारी विकास धरी की धरी रह गई। तो इस बार जो आपका विधानसभा चुनाव होने जा रहा है बिहार में, इस समय आपका चुनावी मुद्दा क्या किस चीज़ पे फोकस होगा? पूरी चीज़ तो आपको नहीं बता सकते, ये मैनिफेस्टो की विषय है, बेसिक चीज़ जो ठीक है। और बेसिक चीज़ ये है कि हमारी सरकार आने वाली, ये मुंह से खुद निकल रहा है, ठीक। हमारा ये डिसीजन है कि हम आने वाले समय में हम अपने पूर्ववर्ती जो हमारी सरकारें रही हैं, जो हमने फ्री शिक्षा नीति जो अपनाया था उसके ऊपर में काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं, इवन जो सरकारी जो हमारे ऑफिसर्स लोग हैं या क्लर्क हो, किरानी हो, कोई भी हो, उनके बच्चों को हम सरकारी स्कूल में भेजेंगे। इसलिए नहीं कि समाज के सामने एक एग्जाम्पल हो, इसलिए कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हम बेहतर करेंगे। हम बजट का काफ़ी ज़्यादा पैसा, आज जो है उसका तिगना पैसा हम अपने आने वाली सरकार शिक्षा के ऊपर में खर्च करेगी। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टो का विषय है, और ये मैनिफेस्टो जब रिलीज होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। सही है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि सभी पार्टियां, मैक्सिमम पार्टियां जो हैं चुनाव में मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहती है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी, जिनके ऊपर मर्डर का केस है, चाहे बहुत सारे की इस तरह की चीज़ें हैं, उनको भी केस उम्मीदवारी दे देते थे। क्या ये उचित है? ये बिल्कुल उचित नहीं है, और अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन लिया, जो मैं मानता हूँ पर्सनली, और मेरी पार्टी भी मानती है कि बहुत अच्छा डिसीजन है कि अगर आप किसी क्रिमिनल को कैंडिडेट बनाते हैं तो ये लिखित में आपको कोर्ट को भी देना होगा, साथ में जनता को भी बताना होगा कि आपकी मजबूरी ऐसी क्या है कि आप इस तरह के क्रिमिनल को आपने टिकट दिया। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस का पतन वहाँ से शुरू हुआ जब क्रिमिनल आना शुरू हुए आपको सत्ता और सिस्टम में, और ये उन पार्टियों के लोग रहे या उन पार्टियों से जुड़े हुए लोग रहे जो कि आज सत्ता में है और अपने आप को पाक साफ हमेशा बनाते हैं। और देशों में जहाँ भी प्रजातंत्र है, और हम लोग अपने भारत में जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है उसको कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी अंतर दिखता है।
ये तो देखिए जनता को भी डिसाइड करना होगा कि उन्हें अपने यहाँ क्रिमिनल चाहिए या नहीं, उनको अपने यहाँ। एक चीज़ और है, जनता को बाद में चुनना पड़ेगा, क्योंकि जनता को तो जाति की राजनीति में पैसे दे करके या बहुत सारी चीज़ें हैं, लास्ट मोमेंट में उनको बांध दिया जाता है। जो नेशनल पार्टी है उनको डिसाइड करना पड़ेगा ये चीज़। हमारा जो चुनाव आयोग है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि वैसे लोगों को एकदम बैन कर दिया जाए। ताली दोनों हाथों से बजता है, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं कहता हूँ मेरी भी पार्टी क्यों ना हो, अगर हम कोई क्रिमिनल कैंडिडेट को उतारते हैं, जनता उनको रिजेक्ट करती है, तो हमारी पार्टी या किसी पार्टी के मुंह पर ये जोरदार थप्पड़ होता नहीं, है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर चुनाव आयोग ही उस तरह के कड़ा प्रतिबंध लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इस चीज़ का दिया है, तो वो डेफिनेटली बहुत इफेक्टफुल होगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि बिहार में अभी पिछले 2-4 सालों में जो बिहार सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, तो ये काफ़ी बढ़ गई है, चरम सीमा पे आ गई है। और बिहार प्रदेश के लोग उसमें बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार बदले, प्रशासन बदले और कुछ नया चेहरा आए बिहार में। तो आप 2-4 पार्टियां हैं जो मेन दिख रही, जैसे आपकी एक कांग्रेस पार्टी हो गई, आरजेडी है, जदयू है, आप हैं। तो आप किसको देखते हैं कि कौन आदमी उस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर दे सकता है? देखिए, आज जितनी परियोजनाएं पटना के अंदर में आपको दिख रही हैं, ज़्यादातर परियोजनाओं का अगर आप इतिहास निकाल के देखिएगा, चाहे वो मरीन ड्राइव का हो, चाहे रिंग रोड का हो, ये 80 के दशक का परियोजना है जो कांग्रेस की सरकार में बना था। किसी कारणवश फंड की कमी हो या और भी चीज़ों की कमी हो, फिर हमारी सरकार नहीं रही, तो वो फिर ज़मीन पे नहीं उतर पाया। नीतीश जी का उस चीज़ के लिए धन्यवाद कि उन परियोजनाओं को उन्होंने ज़मीन पे उतारा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या ये है कि हमारी पार्टी विजनरी पार्टी है जो आगे की सोचती है। अगर आप एम्स का उदाहरण लीजिए, चाहे आईआईटी का उदाहरण लीजिए, चाहे किसी भी शैक्षणिक संस्थान का उदाहरण लीजिए, तो ये विजनरी पार्टी हमेशा से रही है। तो हम तो देखेंगे भाई कि मेरी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज हो, और हम जो ये प्रदेश देश की तुलना में 40 साल पीछे चला गया है, हमारी चाहत है कि 5 साल में तो हम बराबर ला सकते हैं, और अगले 5 साल में हम आगे का 40 साल नाप लेंगे। जी। अभी मैं आपको नीति आयोग ने अपना एक डिटेल जारी किया है, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें सबसे गैर गुजरी स्थिति में बिहार है जी। आप शिक्षा के मामले में देख लें तो स्वास्थ्य के मामले में 25वें स्थान पे है। गरीबी हटाने के मामले में आएंगे तो 27वें स्थान पे हैं। तो जो आंकड़ा उन्होंने दिया है वो बिहार के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली आंकड़ा है जो है। हम लोग, हमारी पार्टी करीबन 5 सालों से नहीं, कई सालों से इस चीज़ को बोल रही है कि ये ब्लफ मास्टर है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं बिजली और सड़क बनवा के, ठीक है। और ये तो एक नीति आयोग का है, लेकिन आप नॉर्मली ही निकाल के देखिए, नल जल योजना परियोजना इनका चला, उसमें क्या इन्होंने आर्सेनिक का ट्रीटमेंट का उपाय किया है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो जिला है वो आर्सेनिक से प्रभावित है। इसी तरह के कई सवाल हैं जिसका ये सरकार जवाब नहीं दे पाती है। अपराध दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है बिहार में, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पलायन यहाँ से करोड़ों लोग कर रहे हैं, फिर भी सरकार यहाँ पे पिछले 5 सालों से या 15 सालों से एक भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ी। और जब पलायन करके लोग आ रहे हैं वापस और चुनाव नज़दीक है, तब ये कह रहे हैं कि भाई आप आइए, बड़ी बड़ी कंपनियां और बिहार में पलायन कीजिए, कि आप मतलब बिहार में प्लांट लगाइए। 15 सालों से आप सो रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं कि 5 साल आपने सड़क और बिजली की व्यवस्था करने में लगा दी, आपने अपने प्रशासनिक ढांचा को सुधारा, लेकिन 10 साल से आप क्या कर रहे थे? अभी देखिए ना, अभी कोरोना संक्रमण काल में जो बाहर से हमारे मजदूर भाई लोग जो लौटे, तो इस उम्र से लौटे थे कि बाहर काम खत्म हो गया तो अपने गांव में जाएंगे तो यहीं कुछ करेंगे जी। लेकिन यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं हुई, ना सरकार ने व्यवस्था की और ना उनके पास कोई ऐसा संसाधन है कि वो अपना काम धंधा शुरू कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में फिर वो बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और बाहर में
हमारे मजदूर भाइयों को इतने जिल्लत का सामना करना पड़ता है, इतने भैया करके उनको बुलाते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं कि जैसे सबसे गया गुजरा इंसान हो। तो क्या सरकार को इस पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए वैसे लोगों को? अब जैसे योगी जी को देखिए, बहुत सारे लोगों को जो बाहर से लौटे हैं, बहुत सारे लोग को उन्होंने अपने यहाँ काम पे लगा दिया। हम दूसरे राज्य का हम नहीं जानते हैं कि योगी जी ने क्या किया नहीं किया। मैं बिहार की ही बात करता हूँ। अभी आपके यहाँ आने से पहले एक NRI है बेचारे, वो मिडिल ईस्ट में कहीं काम करते हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एक पक्ष रखा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कहा कि पटना के जैसा 15 ऐसा एयरपोर्ट है इस देश में जहाँ की इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरती है। उन्होंने बोला कि UAE में करीबन हम लोग बिहार के 50,000 के आसपास में लोग काम करते हैं, जबकि हमें दिल्ली होकर के वहाँ जाना है, हम वहाँ मजदूरी करते हैं UAE में जाके। तो अगर वो पटना में डायरेक्ट अगर फ्लाइट उतरे तो उससे हम कई पैसा कुछ बचा सकते हैं और वो प्रदेश में भेजेंगे, प्रदेश की तरक्की में वो इस्तेमाल होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ये सरकार ख्याल नहीं रखी। इनका एरोगेंस इतना है इनके मंत्रियों का या किसी का भी कि आप देख लीजिए कि कहीं भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष पटना डूबा, इस वर्ष भी जो स्थितियां लगातार बन रही है वो साफ दिखा रही हैं कि आपने एक साल में भी कोई सबक नहीं लिया। क्या गंडक कोसी की समस्या बिहार की पुरानी समस्या है, लेकिन फिर भी 15 सालों में आपने कहीं नहीं लिया दिखा। गंगा में लगातार सिल्ट भरते जा रहा है, फिर भी उसके ऊपर में डबल इंजन की सरकार है, देश में भी है और प्रदेश में भी है। हमसे गठबंधन तोड़ के ये जाकर के वहां पर बैठे कि प्रदेश की तरक्की होगी। आप खुद देख लीजिए कि गया डोभी पटना सड़क को 5-7 साल से ऊपर होने को आए, आज तक वो सड़क मुझे नहीं लगता है कि 5-10 किलोमीटर से आगे बन पाया होगा। उसी तरह से बक्सर का वो सड़क है, बक्सर पटना आरा को जो जोड़ती है, उसकी भी स्थिति यही है। तो किस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि किसी क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, सिर्फ ढकोसला, सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ लोगों का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करके एक ये दिखाया जा रहा है, एक सपना दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत काम किया है। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे हैं, वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जी, शराबबंदी के ऊपर जी, कि क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी तो शराबबंदी बिहार में ख़त्म किया जाएगा? देखिए 2-3 चीज़ें हैं कि कांग्रेस, चूँकि इससे एक चीज़ और हम जोड़ देना चाहते हैं कि इससे एक तो राजस्व की हानि हो रही है, उसके बाद दूसरा होटल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, आपको इवेंट का कार्यक्रम है, सिनेमा की शूटिंग्स वगैरह हैं, सब प्रभावित है। और इससे जुड़े हुए सारे लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं जो है ना। तो ऐसी स्थिति में आपकी सरकार अगर बनती है आने वाले चुनाव में, तो क्या स्टैंड होगा इस पे आपका? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ, महात्मा गांधी की यह पार्टी रही है, ठीक है। महात्मा गांधी जी नशा के सबसे खिलाफ व्यक्ति थे, लेकिन आज देश ग्लोबलाइज हो गया है और बिहार भी ग्लोबलाइजेशन में एक हिस्सा अदा करता है। तो शराबबंदी बहुत अच्छा है, हम भी उस सरकार के पार्टनर थे। नहीं तो मेरी बात एक मिनट, सरकार शराबबंदी कर दे, ठीक है, लेकिन सही मायने में शराब बंद हो जाए तब तो उसी में बात पे आ रहा हूँ कि हमने शराबबंदी में सरकार का साथ दिया था, हम भी उस सरकार के पार्ट थे जब ये शराबबंदी की कानून आया। लेकिन हम इस शराबबंदी के कानून पे दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं। हमारी अगर सरकार आती है तो हम इसको रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ पर शराबबंदी हटाना जरूरी है, कौन कौन सा हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। हम रेवेन्यू के लिए हम ये नहीं करने जा रहे हैं, हम गरीब के हाथों में कभी शराब नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन शराबबंदी सख्ती से पालन हो इसकी हम तैयारी जरूर करेंगे। और जहां जहां भी अगर शराब खुलती है, मान लीजिए कि इंटरनेशनल होटल्स हो गया, जैसे शूटिंग का जो व्यवसाय उसमें दिक्कत हो रही है, तो उन जगहों पे आने वाली सरकार देखेगी कि किस तरह की छूट दी जा सकती है। अगर दी जा सकती है तो जरूर देगी, और जो शराबबंदी का कानून हो उसको कड़ाई से इस प्रदेश में पालन करवाया जाएगा, ये चीज़ तय है। क्योंकि नशा के खिलाफ हम लोग भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें देखना होगा जरूर। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने कही, आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और हमारी शुभकामना है कि आपकी पार्टी
आने वाले चुनाव में बिहार में अच्छा प्रदर्शन करे, सरकार बनाए, और आपने जो जो चीज़ कहा है बिहार के लिए उन सब चीज़ों को पूर्ण करे और एक अच्छे बिहार का निर्माण करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।